की और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। बजट 2026 के बाद हेल्थ सेक्टर की असली तस्वीर क्या है, फायदा मिला या सिर्फ ऐलान? यशोदा हॉस्पिटल के पैनल्स मेरे साथ हैं और खास बातचीत उनसे करेंगे, जानेंगे उनकी राय। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रेखा आर्या, मेरे साथ मनीष श्रीकांत भी मौजूद हैं और धर्मेश सर भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और डॉक्टर ए.के. त्यागी भी मेरे साथ मौजूद है और डॉक्टर आदर्श कुमार भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो बजट आया है 2026 का, जो 9वां बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसमें हेल्थ सेक्टर को लेके डॉक्टर्स कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, क्या क्या उनकी राय है और क्या क्या वो चाहते थे। तो सबसे पहले मैं ए.के. त्यागी के पास जाना चाहूंगी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो बजट हेल्थ सेक्टर के लिए पेश किया गया है, आपको कितनी खुशी मिली सुन के और क्या क्या चेंजेस हैं जो आप चाहते हैं, सही है या गलत? पहले मैं बता दूं कि मैं अपना परिचय करा दूं। मैं डॉक्टर ब्रिगेडियर त्यागी कैंसर सर्जन हूं यशोदा संजय नगर में। तो एक्चुअली मुझे खुशी तो हो रही है, पर अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजी कुलीग के लिए खुशी हो रही है, क्योंकि जो दवाइयाँ में जो महंगी दवाइयाँ आती है बाहर से इम्यूनोथेरेपी की, उनका रेट कम होने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि इनका उस पर से टैरिफ या टैक्स जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो पेशेंट के लिए खुशी की बात है और मेरे मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कुलीग हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है जी। पर मैं उम्मीद करता हूं कि सर्जन्स के लिए भी कुछ दे देते थोड़ा बहुत, तो हमें भी फ़ायदा हो जाता, हमारे पेशेंट्स को। डॉक्टर आदर्श क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली एक इनिशियल स्टेप है और ये वेलकम है, क्योंकि मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलता है और काफ़ी खर्चा भी होता है। मेरी उम्मीद है कि सरकार को कुछ और कदम भी उठाने चाहिए, जैसे कि आयुष्मान भारत है, उसमें भी कुछ कैंसर में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और बाकी इंश्योरेंस को भी कैंसर के लिए अफोर्डेबल बनाना चाहिए। अच्छा, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा डिसीजन अगर मैं पूछूं आपको, क्या लगा? सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि जो महंगी दवाइयाँ हैं, जो इम्यूनोथेरेपी है बहुत महंगी है, इनके जो रेट कम होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जी। और ये लंबी भी चलती है और लोगों को काफ़ी समय तक इसका खर्चा करना पड़ता है जी। डॉक्टर रेखा पे मैं जाना चाहूँगी। डॉक्टर रेखा, आयुष्मान कार्ड की जितनी बातें होती हैं, ज़मीनी स्तर पर आयुष्मान कार्ड को जितना माना जाता है, क्या आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल्स में भी उतना ही काम करता है? क्योंकि कई लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि आयुष्मान कार्ड के जो इलाज है उसमें देरी होती है, टाइम टेकिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुना नहीं जाता। तो क्या आयुष्मान कार्ड ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहा है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर रेखा आर्या, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ यशोदा कैंसर हॉस्पिटल संजय नगर में। एंड आयुष्मान कार्ड के लिए मैं ये कहूँगी कि जो ये फैसिलिटी है, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसकी रेट रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल हेजिटेंट है। ये रेट रिवीजन बहुत नेसेसरी है। आपने पैकेज बढ़ाया लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो उसका मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि कॉर्पोरेट्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रिवीजन रेट जो हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए डॉक्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को वो टाइम भी नहीं मिलता पेमेंट, एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ही लोअर प्राइस रेट लिस्ट है। अच्छा, क्या लगता है कि सबसे बड़ी कमी क्या रह गई? एक तो टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है जो भी स्कीम्स होती हैं, एंड कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है, और एक ही स्कीम से बात नहीं बनेगी, और भी स्कीम लानी चाहिए, स्पेशली जब आप कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं आगे जाना चाहूँगी। इस बजट से आपको क्या लगता है कि आम आदमी का जो इलाज है वो सस्ता होगा या कोई असर नहीं पड़ेगा आम आदमी के इलाज पर, जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, या महंगा होगा? बजट की कुछ खासियतें हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और थोड़ी वीकनेसेस भी हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये है कि जो अलॉटमेंट है बजट का, 1 लाख के ऊपर का, करोड़ के ऊपर का अलॉटमेंट है, वो 10% पिछली बार से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। आयुष्मान भारत में भी के स्कीम में भी 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है जी। लेकिन ये बढ़ोतरी शायद उतनी पर्याप्त न होगी, क्योंकि जो पेशेंट्स जो हैं आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, और इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होती तो ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकता था। एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है कि हेल्थ रिसर्च को बहुत अच्छा काफ़ी अलॉटमेंट हुआ है। 4,821 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। और दूसरा, शक्ति का जो मिशन उन्होंने शुरू किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने देश में अगर हम दवाइयाँ बनाने लगें और कम से कम हम इंपोर्ट करें,
तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन भी अच्छी रहेगी, पेशेंट्स को ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और अगर डेवलप हो गया, ये स्कीम अगर टेक ऑफ कर गई तो हमारे पेशेंट्स को ओवर टाइम बहुत लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर आपके पास आना चाहूंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बजट से सपोर्ट मिला है या प्रेशर मिला है? बजट तो हर बार आता है, अच्छा आता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, कई बार खरी उतरती है, कभी कभी मायूसी भी होती है, बट हमेशा उम्मीद रहती थी अगली बार शायद जो और अच्छा हो जाए। तो इस बजट में कई चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें कम भी रह गई, हमेशा रहती हैं कुछ चीज़ें, हर तो पूरा नहीं हो सकता। बेटर तो वही हुआ कि इस बार उसमें जो एलोकेशन है वो ज़्यादा है, और डिजिटल मिशन की तरफ वी हैव गॉन एड। तो डिजिटल बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जो इमीडिएट तो फ़ायदा नहीं देगा, बट ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है दैट्स गोइंग टू हेल्प। प्लस इस बजट में मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया गया, वो बहुत ज़रूरी है। वी हैव सीन इन कोविड टाइम्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी लोगों को आए, अभी भी आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी बेटर हुई हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जहाँ तक सवाल है तो बहुत ज़्यादा तो अभी लग नहीं रहा कि ग्राउंड रियलिटी पे फ़ायदा हुआ है, चीज़ें लगभग वैसे ही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से अगर बात करें तो एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे हम काम करते हैं या जो चलाते हैं, जब तक हमारी मशीनरी जो बाहर से आती हैं वो कुछ सस्ती ना हो जाए, जो टैक्सेस वगैरह हैं, ताकि वो हॉस्पिटल के लिए अफोर्डेबल हो जाए। और जब हॉस्पिटल के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा तो नेचुरली जो एंड यूज़र है पेशेंट के लिए भी सस्ता ही होगा। लेकिन सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम की है दवाइयों पर, क्या कस्टम ड्यूटी एक बहुत ही लिमिटेड दवाइयों के लिए कम की है, और खर्चा मतलब वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम कहें कि कोई दवाई जैसे 1 लाख रुपए की थी वो हमारी 20,000 की हो गई, तो देन वी वुड से कि ये अब कॉमन आदमी तक पहुंचेगी जी। लेकिन वो अभी भी हायर रेंज पर ही है। तो उसमें अब द वे आउट इज़ दैट कि जब तक हम यहाँ पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि ये चीज़ें यहीं बनना शुरू हो जाए इंडिया में, जिसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो दैट्स व्हाट इसमें जो इन्होंने जो इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी मैडम ने जो रिसर्च है IRC जो हमारा ICMR है उसका एलोकेशन भी बढ़ाया है। सो दैट इज़ व्हाट रिसर्च जब इंक्रीज होगा तो ये नई नई चीज़ें बढ़ेंगी। जी डॉक्टर रेखा मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि मेंटल हेल्थ पे भी काम किया गया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकार को मेंटल हेल्थ के लिए अलग से फंड रेज करना चाहिए, अलग से मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए? यस, एक्चुअली एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ का वैल्यू मैं समझ सकती हूँ। कैंसर पेशेंट्स को, ईच एंड एवरी कैंसर पेशेंट को मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। हर ऑन्कोलॉजी सेंटर में मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, और इनका रिक्रूटमेंट होने चाहिए। तो यस, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मैं कहूँगी इस बजट का। डॉक्टर त्यागी, क्या बजट के आने के बाद छोटे शहरों में बड़े अस्पताल आना आसान हो जाएंगे? नहीं, खाली अगर इस बजट को देखें तो इतना ये सब कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझे जो महंगी दवाइयाँ कुछ सस्ते हुई हैं तो एक ये वेलकम स्टेप है। अगर आपको टायर 2 टायर 3 सिटी में पहुँचना है तो एक हमें बड़े पैमाने पे हमें ये बात करनी पड़ेगी कि आपकी जो क्लाइंटेल है जो छोटे शहरों में रहती है उसकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ देखने पड़ेंगे जी। हम उन जगहों में कैसे हमारी पहुँच बन सकती है। अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो अस्पताल बनाने में मदद हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, अभी उसमें करीब कोई हॉस्पिटल बना रहा हो तो कम से कम 35-40 क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं। तो अगर पूरा ध्यान अगर देना है सरकार ने, एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जो मेडिकल बिजनेस को छोटे शहरों तक पहुंचाने के लिए मदद कर पाए, तो वो पहल तो सरकार को खाली बजट से नहीं, काफ़ी सारे मुद्दों पे सोचना है। डॉक्टर, डॉक्टर्स की सेफ्टी और वर्किंग आवर्स पर क्या बजट में कुछ बोला या अभी भी चुप्पी रहे? नहीं, अभी तो ये चुप्पी ही दिखाई दे रही है सेफ्टी के लिए, और ये एक बड़ा इशू है क्योंकि जो डॉक्टर सोचते हैं वो ये है कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। अगर उनका 100% आपको चाहिए तो आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा उनको देना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, और एक सजेशन है मेरी तरफ से कि हमें GST 0 कर देने चाहिए। बिल्कुल, नाइस। हमें जो है सारी मेडिसिन्स पे जो कैंसर में यूज हो रही हैं खास तौर से उन पे GST 0 कर देनी चाहिए।
इवन जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाएं हैं, वो ऑलमोस्ट दे शुड बी जीएसटी ज़ीरो ही होना चाहिए, तभी तो वो लोगों के पास पहुंचेंगी। और जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल उन सब पे जीएसटी शुड बी मिनिमल। तो जो ये फ्री हेल्थ केयर वाला फंडा चलता है, क्योंकि बाहर विदेशों में देखा जाता है फ्री हेल्थ केयर का चलता है ना, तो क्या इंडिया में ये कभी हो पाएगा या सिर्फ बातें हैं? हमारी इच्छा है, आशा है कि ये होना चाहिए, बट एग्जैक्टली कब होगा वी आर नॉट श्योर। फ्री हेल्थ केयर तो वेस्ट में तो कहीं नहीं है, किसी को तो देना पड़ेगा। नहीं, यूके सी दैट्स व्हाट, वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है, तो वो जब आप टैक्सेस ज़्यादा लेते हैं उसके फिर एज पर दैट वो फिर आपका एजुकेशन, इफ़ यू से यूके एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ टोटली फ्री, उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो जो काफ़ी सारा जो बजट एक आम आदमी को घर का बजट लगाना पड़ता है बच्चों की पढ़ाई में और हेल्थ केयर में, वो आपका फ्री हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ भी किसी दिन ऐसा हो जाए, लेकिन जब तक वो होता है तब तक एटलीस्ट हम इसको अफोर्डेबल तो बनाएं कि एक पुअर आदमी, गरीब आदमी जिसको कैंसर डायग्नोसिस हो गया या कोई हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी आ गई, अब हम उसका इलाज सस्ता कैसे कर सकते हैं, अभी गवर्नमेंट उस पर एक्शन करे। सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वो फ्री फॉर ऑल हेल्थ हो जाए और क्वालिटी हेल्थ हो जाए। ऐसा ना कि कहीं ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रश बहुत है, लोग लाइन लगाते हैं, फिर डॉक्टर के पास टाइम कम होता है क्योंकि मैन पावर कम है, तो मैन पावर इंक्रीज करना पड़ेगा, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनकी ट्रेनिंग। सो दैट्स व्हाट इन दिस बजट आल्सो आई थिंक देयर इज एलोकेशन बढ़ा, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड ऑन पैरामेडिक्स ट्रेनिंग। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल लाइन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको विलन बोला जाता है। लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपकी जेब खाली होना पक्की है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस आप घर पे लौट के आ पाएंगे, यानी क्योंकि रोबोटिक सर्जरी हो गई, एआई टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत महंगे पड़ते हैं लोगों को। आम जनता की अगर बात कर लें, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इलाज कराने के लिए 10 बार सोचते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसका कुछ बजट में कोई इस पे कुछ राहत दी गई है या देनी चाहिए सरकार को? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को विलेन सोचना भी कोई बहुत सही धारणा तो नहीं होगी। जब भी कोई डॉक्टर, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हम लोग हैं, हम पेशेंट्स को एक साइंटिफिक तरीके से इलाज करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर कॉस्ट अगर ज़्यादा है उसमें डॉक्टर का कोई पार्ट नहीं होता है। इट द सिस्टम विच मेक्स द हेल्थ केयर कॉस्टली टू अ पेशेंट। द डॉक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई भी डॉक्टर, जनरली हम जितने भी मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, वो हेल्थ को एक साइंटिफिक तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। आजकल एडवांसमेंट्स भी मेडिकल फील्ड में बहुत हो गए हैं, पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और हम उस पे एटलीस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर में उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए उन एडवांसमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, उन एडवांसमेंट्स को देख के ही उनका बेस्ट पॉसिबल इलाज करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उससे कॉस्ट में एस्केलेशन आए, लेकिन अगर एक अच्छा इलाज, साइंटिफिक इलाज चाहिए तो हो सकता है थोड़ा उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। नैना जी, इस पे मैं बोलना चाहूँगा थोड़े विषय पे। 3 चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट। ये तीनों फैक्टर अचीव करना एक जगह में बहुत मुश्किल है। देखिए, एम्स में बढ़िया इलाज होता है, बढ़िया डॉक्टर हैं, सस्ता होता है, मगर वहाँ वेटिंग बहुत है, समय पे नहीं हो पाएगा। कैंसर का पेशेंट तो इंतजार ही करता रहेगा, 6 महीने में नंबर आएगा। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो महंगा होगा, वो एक नेगेटिव फैक्टर है, बट क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी और बड़ा फास्ट होगा। आप चैरिटेबल में जाएंगे तो शायद क्वालिटी वैसी अच्छी ना हो, फास्ट भी ना हो, लंगर में तो बहुत लंबी लाइन लगती है और पर पैसे कम लगेंगे। तो तीनों फैक्टर अचीव करने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। दूसरा, जैसे आपने रोबोटिक की बात की, तो रोबोटिक देखिए ऐसा है, अगर मैं चाय पीने 5 स्टार जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे 50 पैसे में चाय पिलाइए क्योंकि ढाबे में तो 50 पैसे में मिल जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा नहीं, देखिए रोबोटिक सर्जरी भी एक सर्जरी है, वो पेशेंट को कन्वीनियंस देती है। अंदर तो काम वही होना है, उसमें हमने जो ऑपरेशन करना है वो खोल के करते या रोबोटिक के द्वारा करते, अंदर वही होना। हाँ, उसकी कन्वीनियंस कम, वो बढ़िया है, ब्लड लॉस कम है, पेन कम होगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है थोड़ा सहन कर ले, पर ये पैसे या तो सरकार दे, कोई तो दे, या इन पे जो ड्यूटीज़ लगती हैं उन्हीं पे कुछ माफ़ी हो जाए। तो बजट के बाद, तो बजट क्या, हम तो उम्मीद करेंगे सरकार से कि सारे जो इन पे जितने भी चीज़ें आती हैं मेडिकल से कंसर्न, वो टेक्नोलॉजी हो या वो दवाइयाँ हो, जैसे डॉक्टर आदर्श ने बोला, बड़ा बढ़िया पॉइंट है। अगर किसी को समझ में आ जाए,
देखिए जीएसटी किसके जेब से जाएगा? पेशेंट के जेब से जाएगा फाइनली। कोई कौन देगा उसको? सरकार दे नहीं रही, सरकार तो ले रही है। हम भी नहीं देंगे, हम तो सैलरी पे काम करते हैं, ओनर ने इतना इन्वेस्ट किया है, वो भी कैसे करेगा? तो ये फाइनली घूम के पेशेंट की जेब से आना है। तो अगर सिर्फ जीएसटी माफ़ कर दें आप सारी टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, रोबोटिक पे, दवाइयों पे, तो पेशेंट का बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये एक बढ़िया कदम है जो सरकार ने उठाया, दवाइयों का टैरिफ कम करने का, जो उनका वो किया है। हम चाहते हैं सरकार ऐसे ही करते रहे, तो हमारा देश एक बहुत क्या कह सकते हैं, बड़ा हेल्थ हमारी इंप्रूव हो सकती है हमारे देशवासी। देखिए एक चीज़ है, जैसे ऐड की प्राइवेट हॉस्पिटल्स विलन नहीं है, सिस्टम में कोई भी विलन नहीं है। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाथ आगे बढ़ा के आगे चलने का टाइम है। जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कुछ हो जाए, आपस में कुछ मिल बैठ के आगे रास्ता देखे। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल भी विलन नहीं है। अब आप देखेंगे, कभी हम अचानक वीडियो देखते हैं एक सरकारी हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई, वो भी विलन नहीं। अभी 4 दिन पहले एम्स में एक रिपोर्ट की गई, और एम्स के जब एम्स में रिपोर्ट की गई तो वहां देखा गया कि जो मरीज हैं, मतलब जो बड़े किसी बीमारी से जूझ रहे हैं मरीज, वो सड़कों पे लेटे हुए थे एम्स के बाहर, और वो इस तरीके से लेटे हुए थे कि उनकी शायद कोई सुध लेने वाला भी नहीं था कि अब ये अंदर कब जाएंगे, इनका इलाज कब शुरू हो पाएगा। तो विलन तो आम जनता कहेगी ना, बार बार डॉक्टर्स को विलन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सिस्टम को तो विलन कह सकते हैं ना सर। इसमें कोई नहीं है, ये सब अपनी अपनी जगह पे मजबूर है। एम्स में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कैपेसिटी कम है, रश ज़्यादा है, तो वो एम्स विलन बन गया। प्राइवेट में रश कम है लेकिन कॉज ज़्यादा है, वो विलन बन गया। विलन तो बेसिकली बीमारी है जो एक पेशेंट को परेशान कर रही है, और बाकी तो सब चीज़ें उनको ठीक करने के लिए, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, एनीबडी। विलन इज अ इलनेस, डिजीज। एंड नंबर 2 विलन इज, दूसरा विलन जो है वो है जो पेशेंट, एक गरीब जो आदमी, जैसे बीमारी आ गई, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। जब वो ट्रीटमेंट एफोर्ड नहीं करना पाता, वो विलन है। जो वो फाइनेंशियल उसको कंस्ट्रेंट्स है, ये सब विलन है। प्राइवेट गवर्नमेंट में कोई विलन नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मैं आमी से आया था, वहाँ पे सब कुछ रिसोर्सेज सारी हमें मिलती थी। गवर्नमेंट का डॉक्टर, गवर्नमेंट का अस्पताल और गवर्नमेंट का मरीज, कोई खर्चा किसी को लेना देना नहीं है। रिसोर्सेज हमारे एडिक्वेट होती थी करने के लिए। तो जब बाहर आए कॉर्पोरेट में, आसपास के इलाके में काफ़ी सारे गरीब लोग भी आते थे, तो ये एक बात हुई, एक सीएम फंड होता है हमारे यहाँ यूपी में, तो उससे हम कुछ गरीब लोगों का, डॉक्टर आदर्श बड़े कीम रहते हैं, उसमें सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनके हम फॉर्म भरवाते हैं, वो अपना एक आय सर्टिफिकेट लेके आते हैं अपने उससे। तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक की मदद मिल जाती है। कुछ पेशेंट अपनी तरफ से लाता है, तो हम काफ़ी सारे गरीब पेशेंट्स का भी यहाँ पे हम इलाज कर पा रहे हैं उस माध्यम से। तो हम यही कह पाएंगे कि अगर किसी को बड़ी बीमारी हुई है घर में और वो उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं वो करने के, तो सरकार अपने इस मदद से ज़्यादा रोगियों की करवा सकते हैं। अभी कुछ बहुत कम लोगों को हम कर पाते हैं। देखिए एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, देयर इज वन रेवोल्यूशन विच कैन कम, विच इज़ ऑलरेडी देयर, दैट इज़ आयुष्मान भारत। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बना भी सकते हैं, घर घर भी पहुंच जाएगा वो, हर एक हॉस्पिटल उसको ले भी लेगा। बस 2 चीज़ों पे एक्शन करना है, जस्ट इंक्रीज द रेट्स एंड जो इनका रीइंबर्समेंट है वो फास्ट हो जाए। तो दिस इज गोइंग देयर। डॉक्टर आदर्श, सवाल मेरा आपसे है कि बजट के बाद, 2026 के बजट के बाद आयुष्मान भारत को एक ताकत मिली है क्या? इसकी अफोर्डेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब सरकार अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएगी इन आयुष्मान खास तौर से। और एक सजेशन और मेरे दिमाग में भी आता है, अगर हम जेनरिक मेडिसिन की बात करें, पोटेंसी बराबर है लगभग मान के ये चल रहे हैं, और कीमोथेरेपी में भी जेनरिक आ जाए, इम्यूनोथेरेपी में जेनरिक बनाने के लिए सरकार सोचने लगे, तो फिर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जी।